गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे नियोजन के प्रकार। तो नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। टोटल नियोजन 8 प्रकार के होते हैं। नियोजन के प्रकार: केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, अवकाश योजना, अनवरत योजना और दीर्घकालिक योजना। अनवरत योजना की अवधारणा गुरनार मिडरल की अवधारणा द एशियन ड्रामा से लिया गया है। अनवरत योजना में नियोजन की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष के अंत में नियोजन की समीक्षा और मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक संशोधन करके उसे अगले वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत चलती है, इसलिए इसे अनवरत योजना कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी ऐसा योजना जो उस साल, मतलब मान लिया जाए कि 2024 में कोई योजना बनाई गई, वो उस समय कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसे 2025 के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी टाइप की योजना को अनवरत योजना कहते हैं। भारत में अनवरत योजना को जनता सरकार द्वारा 5 पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया, जो लागू किया था 1978 से 1979 वित्त वर्ष में। पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए लागू होती है तथा इसकी समीक्षा और मूल्यांकन 5 वर्ष के पश्चात ही किया जाता है, जबकि अनवरत योजना में जो समीक्षा और मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष की जाती है, वही जैसे 2024 में कोई योजना बनाई, उसे 25 के लिए हस्तांतरित कर दिया गया, तो 25 में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर 26 के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। ये अनवरत चलते रहती जब तक कि पूरा नहीं हो जाएगा, इसलिए ऐसे हर साल इसकी समीक्षा की जाती है। एक है दीर्घकालिक योजना। इसमें नियोजन का निर्माण दीर्घकाल के लिए होता है, 20 से 25 वर्ष। जैसे जैसे दीर्घकालिक में जो है नीति आयोग जो भी किया है 15 वर्ष विजन प्लान, और वर्ष 2022 से 47 तक जो 25 वर्ष के लिए अमृतकाल है। 15 वर्ष विजन प्लान है, 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान है, और 3 वर्षीय कार्य योजना है। 15, 7 और 3 हो गया 25 वर्ष। ठीक, ये हो गया दीर्घकालिक। जैसे नीति आयोग जो दीर्घकालिक होता है। पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कैसे करते हैं। पंचवर्षीय योजना या नियोजन में चरण। प्रथम चरण में 1951 से 1966 तक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से लेकर थर्ड पंचवर्षीय योजना। इसके बाद बीच में अवकाश योजना आया। अवकाश योजना जो था 1966 से 1969, मतलब 3 वर्ष के लिए अवकाश था। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए अवकाश, 3 वर्ष के लिए अवकाश। फिर इसका द्वितीय चरण आया। द्वितीय चरण 1969 से 1999, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना से लेकर सेवंथ पंचवर्षीय में 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर इसके बीच में अवकाश आया जो कि 2 वर्ष का था। फिर इसके बाद अनवरत योजना आया, मतलब जो भी यहाँ बच छूटा होगा उसे इधर कंप्लीट किया गया होगा। 1978 और 1970, मतलब इस बीच में जो है ना अनवरत योजना था, जिसको इस 1999 में कंप्लीट किया गया होगा, जो कि अनवरत योजना 1 वर्ष के लिए था। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 2017 तक, जिसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। इस बीच में 3, 3, 6, 7, 8, 1, 9
ये जो 9 वर्ष हैं, इस 9 वर्ष में पंचवर्षीय योजना नहीं थी, जबकि 3 वर्ष अवकाश वर्ष था, फिर ये 3 वर्ष अवकाश वर्ष, 2 वर्ष अवकाश वर्ष और 1 वर्ष अनवरत योजना, मतलब कि पिछले साल का जो बच गया था उस योजना को कंप्लीट किया गया। फिर आया चौथा चरण। चौथा चरण जो था नीति आयोग का था, जिसमें 15 वर्ष जो था विजन प्लान और 7 वर्ष के लिए रणनीतिक प्लान और 3 वर्ष के लिए 3 कार्य योजना, टोटल मिला के 25 वर्ष जो हो जाता है दीर्घकालिक योजना। इसके बाद आता है 5वां चरण जो 2022 से 2047 तक 2022 से 2047 तक को अमृतकाल कहा गया है, कहने क्या माना जाता है। अब पढ़ते हैं पहला पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। पहले प्रथम चरण पढ़ते हैं। प्रथम चरण जो 1951 से 1966 था, इसमें पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ये जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 महानलोविस मॉडल पर आधारित था। इसको याद रखना, ये पीटी यूपीएससी के पीटी या पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। इसकी विशेषता क्या थी? प्रथम चरण की विशेषता, इसकी विशेषता थी कि यह केंद्रीकृत नियोजन था। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो थी सरकार की थी इस योजना में। कृषि और उद्योग के विकास पर बल दिया गया, मतलब ये जो प्रथम चरण में था कृषि और उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, जबकि दूसरे पंचवर्षीय योजना में देश की समृद्धि दर को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके लिए औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। फिर तीसरे पंचवर्षीय योजना पर आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। उद्देश्य, कृषि के विकास पर बल दिया गया। इस दौरान देश में बड़े बांधों का निर्माण किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये बनाया गया था। वर्ष 1952 में देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश में औद्योगिकीकरण पर बल दिया। औद्योगिकीकरण में वृद्धि कर देश में समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? इसमें महत्वपूर्ण घटना, वर्ष 1956 में देश में सरकार द्वारा देश में दूसरी औद्योगिक नीति लाई गई। इस औद्योगिक नीति से देश में लाइसेंस राज्य और परमिट राज्य की शुरुआत हुई। मतलब उद्योग खोलने के लिए जो है ना, सरकार से लाइसेंस लेना होता था। इसी को जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थे परमिट लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई, जिसमें कि प्रशासक जो अधिकारी लोग थे इस पे बहुत ज़्यादा करप्शन किए थे, जिससे भारत में उद्योग खोलना बहुत मुश्किल हो गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इस दौरान जो है अंडाल में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की स्थापना, अंडाल कोई जगह है जो भारत में है, इसमें इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, क्योंकि पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसी दौरान चितरंजन में रेलवे इंजन को बनाने का कारखाना को स्थापित किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा
ट्रिक्ड डाउन सिद्धांत को शुरुआत की गई। इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दिया गया था। सरकार द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा प्रतिस्थापना की नीति को अपनाया गया। इस नीति का उद्देश्य अधिकांश वस्तु निर्माण देश में ही संभव हो तथा केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात हो जिसका निर्माण देश में संभव ना हो। इसमें कहा गया था कि उसी चीज़ का आयात हो देश में जिसका उत्पादन जो है देश में संभव ना हो। इस नीति पर घटनाएं क्या होती? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। फिर 1966 उड़ीसा बंगाल में अकाल आ गया था और 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। आईडीबी बैंक की स्थापना की। इसके बाद आया अवकाश योजना जो 1966 से 1969 3 वर्ष के लिए था। इस अवकाश वर्ष में क्या क्या हुआ? इसकी उपलब्धि क्या थी? देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। फिर इसका द्वितीय चरण जो है अवकाश में हरित क्रांति पर जोर दिया गया। फिर द्वितीय चरण है जिसमें कि चौथा पंचवर्षीय योजना हुआ, पांचवा पंचवर्षीय योजना हुआ, छठा पंचवर्षीय योजना, मतलब 4 पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय चरण में हुआ। जिसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता केंद्रीकृत योजना रहा। इसमें भी सरकार की सबसे अधिक भूमिका रही। बैंकों का इसमें जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। लाइसेंस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया गया। जैसे 1969 में MRTP कानून लाया गया। 1973 में फेरा कानून लाया गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। MRTP या फेरा। सरकार की नीति में परिवर्तन लाया गया। आयात आधारित नीति के स्थान पर निर्यात आधारित नीति को वर्ष 1980 में लागू किया गया। मतलब कि सरकार इस पर क्या की? इसकी विशेषता थी कि इसमें आयात पर कम जोर दिया गया और निर्यात पे ज़्यादा जोर दिया गया ताकि देश में आय बढ़ सके। तो शुरू कर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या? चौथी पंचवर्षीय उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ समृद्धि दर को बढ़ाना तथा समानता को बढ़ावा देना। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या? सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बारे में हम बैंकिंग में पढ़े हुए थे, जो 1969 में किया गया था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। फिर 1972 में परिवार नियोजन को कड़ाई से लागू किया गया था। फिर 1969 में औद्योगिक लाइसेंस को और अधिक मजबूत, मतलब कि सरकार जो धीरे धीरे लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा, मतलब लाइसेंस बनाने में और अधिक मजबूत बना रही थी, जिससे उद्योग खोलना मुश्किल हो रहा था भारत में ये लाइसेंस प्रक्रिया के वजह से उद्योग खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे कि बहुत सारे उद्योग नहीं खुल रहे थे। तो फिर बाद में मनमोहन सिंह आएंगे जब इसमें सुधार करेंगे। इसमें मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा MRTP कानून लाया गया था। 1973 में फेरा कानून को पास किया गया जो दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता था। फेरा कानून। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन पर जोर। इसी दौरान गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या हुई? वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस दौरान देश में गरीबी की गणना करने के लिए अलग समिति का गठन किया गया। गरीबी की गणना के लिए कैलोरी को मानक बनाया गया। कैलोरी जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी
और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी को मान्यता माना गया। मतलब जो 2400 कैलोरी जो है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी ले रहा है तो वो सही है, और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी ले रहा है वो सही है। इस दौरान गरीबी उन्मूलन से संबंधित सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास योजना, नेहरू योजना, काम के बदले अनाज योजना etc। फिर छठी पंचवर्षीय जो 1980 से 1985 इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आधारभूत संरचना का विकास। महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई, जिसमें इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना में जो है 6 बैंकों, कितना आसान है, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में निर्यात आधारित नीति को शुरू किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 इसका उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण पर बल दिया। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? सूचना की 7वीं में सूचना की क्रांति। इसका राष्ट्रीय अवकाश मतलब NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, इसके बारे में हम बैंकिंग में पढ़ चुके थे। ये जो है घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। फिर सिडबी बैंक, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ये लाया गया था। फिर आता है फिर अवकाश योजना जो 1990 से 1992 मतलब 2 वर्ष के लिए इसकी उपलब्धियाँ क्या थी? इसी वक्त मनमोहन सिंह जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में सुधार किया। और दूसरा क्या हुआ था अवकाश में? रुपये का तीसरी बार उन्मूलन हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे चरण पे। तीसरा चरण की विशेषता क्या है? तीसरा चरण की विशेषता है केंद्र, इसमें जो भी सेम बात था, केंद्रीकृत नियोजन के स्थान पर विकेंद्रीकृत, इसमें कुछ अलग हुआ था। तीसरा चरण में जब 1992 में आया था, इसमें केंद्रीकृत नियोजन के स्थान पर विकेंद्रीकृत और निर्देशात्मक नियोजन की शुरुआत की गई। अब जो है सरकार की भूमिका केवल नियोजन के निर्माण पर थी, जबकि उनको लागू करने का कार्य निजी क्षेत्र या पंचायती राज संस्थानों में हुआ। इसके बाद इसी योजना में इस दौरान लाइसेंस राज और परमिट राज को समाप्त किया गया। तो इसके बाद बहुत सारे उद्योगपति भारत में आए। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। मतलब वाजिब है कि अगर बाहरी व्यक्ति आएंगे तभी तो यहाँ पे बहुत सारा उद्योग खुलेगा। तो बहुत सारा उद्योग खुला और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया और फेरा और MRTP कानून को समाप्त किया गया। ये बहुत मजबूत कानून था और बहुत ज़्यादा इसमें लाइसेंस, बहुत बड़ी प्रक्रिया थी इसमें। फिर सरकार द्वारा जो है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया। पंचवर्षीय योजना जो 1992 में से लेकर 1997 तक चला, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन के विकास पर बल देना। और इसकी महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या हुई थी? नए निजी क्षेत्र के बैंक को लाइसेंस दिया गया। सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी जैसी योजना को लागू किया गया। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी समय आंगनबाड़ी को लागू किया गया था। और सेबी को विनियामक संस्थान बनाया गया। सेबी को भी इसी समय मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही सेबी को विनियामक संस्था बनाया गया। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से
2002 तक। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया इस समय। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? एमआरटीपी कानून को वर्ष 1998 में समाप्त कर दिया गया और फेरा कानून को भी समाप्त कर दिया गया। उसे फेमा फेमा में प्रतिस्थापित कर दिया गया। फिर IRDA की स्थापना किया गया जो 2000 में किया गया। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य था आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया। और इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या थी? सरफेसी कानून को लागू किया गया और FRBM कानून को पारित किया गया। जो FRBM कानून, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। नरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया। नरेगा कार्यक्रम भी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी में शुरू किया गया था। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास पर जोर दिया। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? मेगा फूड पार्क, जो कल पढ़े थे, मेगा फूड पार्क। और खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई 2007 में की गई थी। और नरेगा कार्यक्रम का नाम बदलकर 2009 में मनरेगा किया गया। और वर्ष 2008 में अमेरिका में मंदी, इसी वक्त जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 और 2012 के बीच में, 2008 में मंदी आई थी अमेरिका में। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली। इसका उद्देश्य था अत्यधिक तीव्र समावेशी विकास और समपोषणीय विकास पर बल दिया गया। और घटना NFSA कार्यक्रम को लागू किया गया जो 2012 और 13 में शुरू हुआ था। तब ना 13 में घोषणा हुई थी और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार जो है 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार इसे लागू किया था। फिर पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसी समय 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया जो 2015 में गठन हुआ था इसका। 2015 में सरकार द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई और अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई और PM सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की और जीवन ज्योति बीमा योजना की भी शुरुआत की। 2014 में विश्व बैंक द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया। 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की गई और 2016 में स्टार्टअप योजना की भी शुरुआत की गई। मसाला बॉन्ड शायद हम लोग पढ़े थे। ये जो मसाला बॉन्ड होता था, मसाला के भाव पे मसाला टाइप का बॉन्ड होता था। कैसे बताएं इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि आगे पढ़ना ही है। चौथा चरण में क्या था? नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन प्लान और 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान और 3 वर्षीय कार्य योजना प्लान को शुरू किया गया। पांचवा चरण को ही अमृत चरण कहा जाता है, अमृतकाल चरण कहा जाता है, जो 2022 से 2047 तक सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहती है, जहां विकास अधिक समावेशी और पर्यावरणीय अनुकूल हो। इसके लिए सरकार द्वारा सप्तऋषि को चुना गया है। सप्तऋषि का मतलब कोई 7 योजना है। समावेशी विकास, क्षमता विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति मतलब उपभोक्ता तक पहुंच आसान हो, अवसंरचना और निवेश। अब मतलब अवसंरचना पे जोर देना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना और निवेश में वृद्धि करना। और युवा शक्ति को जागरूक बनाना और हरित विकास मतलब पर्यावरण पे जोर देना, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए विकास करना। फिर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान दें, जैसे स्कूल हो गया। वित्तीय क्षेत्र ये नहीं, बैंक होगा, सॉरी। वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंक होता है, मतलब सरकार को जैसे
पैसा धन की प्राप्ति होती है वो क्षेत्र। तो आज के लिए तो बस क्लास यहीं खत्म हुआ। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे।